हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था। इस यूनिट में हम अब तक चार्ज के बारे में, चार्ज के फील्ड के बारे में, फील्ड लाइंस के बारे में, उसके बाद डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को यदि फील्ड में रख दिया जाए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यदि किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पार हो जाता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पार हो जाता है। और ये जो क्वांटिटी है ये अपने आप में एक मेजरमेंट है, ये अपने आप में एक मेजरमेंट है कि ऑब्जेक्ट को जब किसी फील्ड में रखा जाता है तो उसमें से कितना फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पार हो जाता है। और ये मेजरमेंट की जाती है हमारे पास। इस मेजरमेंट के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने अब ये देखना हमने कि किसी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब इट मीन्स वहाँ फील्ड लाइंस है, तो वो जितनी फील्ड लाइंस एक एरिया से, एक स्पेसिफाइड एरिया हमने लिया है और उस स्पेसिफाइड एरिया से जितनी लाइनें क्रॉस होती हैं उसे हम फ्लक्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। यस, पहले लिख लेते हैं। The total number of electric field lines passing normally through an area is called electric flux. Is called electric flux. It is denoted by phi. इस फिजिकल क्वांटिटी को phi से दर्शाया जाता है। It is denoted by phi. Yes. ये होता है फाई का निशान, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई। इट इज डिनोटेड बाय फाई। द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर। इट मीन्स सिचुएशन इज लाइक दैट। यस, वी हैव यस, ये एक एरिया है पासिंग नॉर्मली। इसका मतलब यदि फील्ड लाइन से ऐसे हैं, ये देखिए फील्ड लाइन ऐसे हैं, तो यहां एक सरफेस है ऐसे, उस सरफेस में से, उस एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली उसमें से पास होती हैं वह उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, वह उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। अब हमें इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन चाहिए, हमें इसका फॉर्मूला चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ डेरिवेशन, कुछ अच्छा सोच सकें। अब पहले ये देखते हैं हम कि फ्लक्स किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहां एक फील्ड बनाया है। हमें यह भी पता है कि फील्ड लाइंस की जितनी ज्यादा क्राउडनेस होती है वह उतना स्ट्रांग होता है ना, और जितना वो दूर दूर होती हैं उतना वहां फील्ड जो होता है हमारा वीक होता है। तो यहां हम एक सरफेस हमने यहां बनाया है, देखिए
अब बताइए इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पार हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन पता चल रही है, शो हो रही है। अब यदि ये हमारा फील्ड ऐसा होता, मीन्स इसमें से ये वाली लाइन, अब तो ये इसमें से जो हमारा एरिया हमने लिया है स्पेसिफाइड, जो एक सरफेस लिया हुआ उसमें से 7 लाइंस पार हो रही हैं। अब यदि मैं मान लें हम ये लाइन भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसका मतलब हमारा जो फील्ड है वह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इट मीन्स उसकी फील्ड इंटेंसिटी कम है। कम है तो कितनी लाइनें पार होंगी? फिर पहले जहां 7 लाइनें पार हो रही थी एक एरिया में से, अब उसमें से 4 लाइन्स जाएंगी। इसका मतलब इस स्टेज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा था, क्योंकि डेफिनेशन बताती है द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। इस एरिया में से नॉर्मली परपेंडिकुलर, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये आपका एरिया है और ये सरफेस का एरिया है और इसमें से नॉर्मली पार हो रही है। अब ये देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो हमारा इस सिचुएशन में तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो ज़्यादा था और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। इट मीन्स हमें एक बात पता चली, पहली बात जो हमें पता चली कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ई स्ट्रॉन्ग है तो फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं तो उस एरिया में से ज़्यादा जाएंगी, और यदि फील्ड इंटेंसिटी कम है तो उस दिए गए एरिया में से फील्ड लाइन से कम जाएंगी, और कम जाने से हमारा फ्लक्स भी कम होगा। इट मीन्स एक बात हमारे क्लियर है कि जो फाई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे ई से। नेक्स्ट वन, दूसरी बात जो हमें अपने आप ऑब्जर्व हो रही है वो ये, मैं फील्ड लाइन बनाता हूं दोबारा, फिर ये लीजिए, ये हमारा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है ये। इसमें यहां मैंने एक एक एरिया ये है हमारा और दूसरा एरिया हमारा ये है। ये रहा। अब ये देखिए, ये एरिया, इस एरिया की वैल्यू इसके साइज से पता चल रही है, इसकी वैल्यू इसके साइज से पता चल रही है। अब ये बताओ, यदि इस एरिया से देखा जाए तो फील्ड लाइन कितनी पार हो रही है? इसमें से ओनली 2, और इसमें से 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे सरफेस का जितना एरिया ज़्यादा हो रहा, जिस एरिया में से नॉर्मली फील्ड लाइन्स जानी है, यदि वो एरिया थोड़ा हो रहा तो हमारा फ्लक्स भी थोड़ा हो रहा। यदि आपके एरिया ज़्यादा है, जिस एरिया, देखिए इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, आपका एरिया ज्यादा है, A2 ज्यादा है, A1 थोड़ा है, तो इसलिए A2 से रिलेटेड जो फाई है वो ज्यादा हो रही और A1 से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो कम हो रहा। तो यहां से हमें दूसरी बात पता चली, हमें ये पता चला कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द सरफेस। अब जैसे जिस एरिया में से हमने ये देखना है कि हमारी फील्ड लाइंस नॉर्मली उसमें से जाएंगी, वो एरिया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस एरिया का मैग्नीट्यूड यदि कम है तो हमारी फ्लक्स भी कम वैल्यू हो रही, और यदि वो ज़्यादा है तब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही। इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो फील्ड लाइंस हैं, जो हमारी फ्लक्स है, जो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया होती हैं, वो एरिया पर भी डिपेंड करती हैं, चलिए अब दोबारा ये फील्ड लाइंस हम बनाते हैं। हमारे पास ये फील्ड लाइंस, ये हमारी फील्ड लाइंस हुई। यहां मैं एक सरफेस बनाता हूं,
लो जी, ये हमारा सरफेस बना है, ये एरिया हो रहा है हमारा। चलो यहां सिमिलरली ऐसा ही एक फील्ड मैंने यहां बनाया, और इस फील्ड में इस सरफेस तो इस एरिया एलिमेंट जो हमने लिया हुआ है, जो एरिया है जिसमें से नॉर्मली फील्ड लाइंस जा रही थी, उसको मैंने यहां ऐसे बना दिया। देखिए अब इन दोनों फिगर को देखने से हमें यह तो पता चल रहा है कि हमारी फील्ड लाइनें थी इस तरह और सरफेस आया बीच में इस तरह, तब तो हमें नजर आ रहा है इसमें से 4 लाइनें पार हुई हैं, इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू है। अब यहां देखिए, यहां फील्ड लाइनें ऐसे हैं और जो हमारा सरफेस है वो ऐसे है, तो फील्ड लाइन, कोई भी फील्ड लाइंस पार नहीं हुई है, कोई भी फील्ड लाइंस पार नहीं हुई है। इट मीन्स यहां जो फाई है वो 0 है, यहां जो फाई है वो 0 है। तो यहां से हम एक बात और कहते हैं कि अब हम यहां इन दोनों फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि यहां फाई की वैल्यू है, यहां फाई की वैल्यू है, हमें नहीं पता अभी कितनी है, चलो थोड़ी देर में देखते हैं। अब हम यहां जो तीसरी 2 चीजें हमने देख ली कि जो फाई है वह ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी जो चीज हमने देखी वो देखी एरिया। एरिया का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा है उतना ही हमारा फ्लक्स ज़्यादा है। अब जो तीसरी चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है वो है एरिया वेक्टर। अब ये देखिए नई चीज़ हमारे सामने आई है, एरिया वेक्टर, कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। जहां तक आपने देखा है, आपने देखा हुआ है रेक्टेंगल, यस बना देता हूं, ये हुआ एल, ये हुआ बी, एरिया होता है एल क्रॉस बी, तो आप ऐसे याद कर लीजिए एल और क्रॉस बी। एल भी इसकी एक लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। यदि इन दोनों रो में डिस्प्लेसमेंट की तरह मान लूँ, ये दोनों वेक्टर है, और एल क्रॉस बी एरिया भी एक वेक्टर है, एरिया भी एक वेक्टर है। और दूसरा जो एरिया का वेक्टर लिया जाता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया आएगा। अब यहाँ देखिए जो ये फिगर मैंने बनाए थे, इस सरफेस यहाँ देखिए ये सरफेस ऐसे है, इस सरफेस का आप परपेंडिकुलर वेक्टर बनाइए, ऐसे बनेगा, यस बताइए। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए और ए, द एंगल बिटवीन ई एंड ई और ए में जो एंगल है वो कितना है, दोनों पैरेलल है, थीटा कितना है, 0 है। जब थीटा 0 है तो जितनी लाइनें थी, 4 लाइनें थी और 4 की 4 पास हुई हैं, इसका मतलब फाई की वैल्यू मैक्सिमम आई है। अब यहाँ चलिए, ये हमारी फील्ड लाइनें ऐसे जा रही थी, हमारा सरफेस ऐसे है, और इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर बनेगा, नॉर्मल आएगा। सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस का, यदि ये सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर लिया जाएगा वो नॉर्मल लिया जाएगा, चाहे तो इधर लिया जाएगा चाहे इधर लिया जाएगा, इनवर्ड लिया जाएगा या आउटवर्ड लिया जाएगा। पर एक बार यदि सबका किसी का इनवर्ड ले लिया, पूरे एक्सप्रेशन के दौरान वो इनवर्ड ही रहना चाहिए। यदि आपने आउटवर्ड ले लिया तो वो आउटवर्ड ही रहना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि जो हमारे क्लोज सरफेस होते हैं, जैसे ट्यूब होती है, इनमें जब भी एरिया वेक्टर लिया जाता है इन सरफेसेस का, वो हमेशा आउटवर्ड लिया जाता है। ओपन सरफेस में, ये तो एक ओपन सरफेस है, ऐसे सरफेस में आप इनवर्ड भी ले सकते हैं, आउटवर्ड भी ले सकते हैं। पर यदि एक सरफेस के लिए आपने इनवर्ड लिया है तो फिर इनवर्ड ही रखना है पूरे एक्सप्रेशन में। चलिए, यहां से हमने एक बात पता चली यहाँ की एरिया जो है ना, किसी भी सरफेस का एक एरिया वेक्टर होता है, और एरिया वेक्टर सरफेस से क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ ई तो है हमारी इस डायरेक्शन में,
ये रहा, और ईस्टा जो एरिया वेक्टर बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में। तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल बिटवीन दी ई एंड ए। जो तीसरी चीज हमने यहां हमारी इसको, अब इस सिचुएशन में देखिए हमारे पास ई और ए में एंगल कितना है, थीटा इज, देखिए ये ई ये ए, यस 90 डिग्री। अच्छा एक चीज और भी देखते हैं आप, सरफेस में और ई में कितना एंगल है, दोनों पैरेलल हैं। सरफेस तो पैरेलल है, ई ऐसे है सरफेस भी ऐसे है, लेकिन ई और ईस्टा एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझिए, यहां देखिए ये हमारा ई है ऐसे है और सरफेस उस पर परपेंडिकुलर है। ईस्ट ए नॉर्मल गया एरिया वेक्टर और ई और ए आपस में पैरेलल हैं, पर सरफेस तो परपेंडिकुलर है। ई और ए दोनों आपस में थीटा है और ये कैसे हैं आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। ई और ए इसका वेक्टर पैरेलल है, ये तो परपेंडिकुलर रखा है। चलो जी, अब ये देखिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि ई और ए के एंगल से भी हमारी जो हमारा फ्लक्स है वो चेंज होता है। ध्यान से देखिए, यदि हमारा ई और ए के बीच में जो थीटा होता है वो 0 होता है तो हमारी फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और यदि यही थीटा 90 हो जाता है तो फाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब ऐसा कौन सा थीटा हमारे पास है जो 0 पे मैक्सिमम आएगा और 90 पर 0 आएगा, तो हमने बोल दिया कि वो फैक्टर वो है हमारे पास कॉस ऑफ थीटा। इट मीन्स हमारा जो तीसरा फैक्टर है जिस पर हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है वो है हमारा कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। नोट दी सरफेस, इस सरफेस का नहीं, सरफेस वाला नहीं, सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उससे एरिया वेक्टर। ओके, अब इन तीनों को मिला दें हम तो हमारे पास आएगा कंबाइनिंग दीज थ्री वी हैव ई ए कॉस ऑफ थीटा, और अब फाई हमारे पास आया ए कांस्टेंट ई ए कॉस थीटा। इन दिस सिचुएशन में हमने मान लिया कि k इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास फाई आ गया ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए cos of theta, where theta is the angle between electric field intensity E and area vector of the surface, yes। इसको चलो बनाते हैं एक बार, फिर बनाते हैं इसको कि अब ये हमारा फील्ड, ये रहा हमारा फील्ड, ये हमारा फील्ड हुआ। हमने पहले ऐसे बनाया था, ऐसे बना दिया मैंने, यस। अब देखिए आप, यदि इसका एक नॉर्मल ड्रा होता है, इससे जो नॉर्मल ड्रा हो रहा वो ऐसे हो रहा, सीधा तो ऐसे ही हो रहा ना इस पे, ये देखिए ये ऐसे है और ऐसे सीधा हो रहा है ऐसे, ये नॉर्मल कौन सा वेक्टर है, ये इसका ए वेक्टर है और ये ई वेक्टर है और ये हुआ हमारा थीटा। पहले जो हम बना रहे थे वो थीटा 0 वाली सिचुएशन बना रहे थे,
पहले हमने यहां ऐसे बनाया हुआ था और ई और ए में थीटा 0 था। अब मैंने ऐसा डायग्राम बनाया जिसमें ई और ए में थीटा विजिबल हो रहा है। तो ये हमारे फॉर द प्लेन, ये प्लेन सरफेस है और ई फॉर प्लेन सरफेसिस, फॉर प्लेन सरफेस एंड E is uniform, E is uniform, then and E is uniform, then in this situation we have phi, लिख देता हूं, E is uniform, phi is electric flux is EA cos of theta। ये टॉस ऑफ थीटा तो दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं हम, याद कीजिए। E is a vector and A is a vector, it means it can be written as E vector dot A vector, and two vectors का dot product of two vector gives a scalar quantity। It means phi is scalar quantity, phi is a scalar quantity, phi is a scalar quantity, yes, phi is a scalar quantity। पर हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो हमारा एक सिंपल बात है, एक ऐसी सिचुएशन हमने ले ली कि हमारा जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है। ये देखिए, ये प्लेन सरफेस ही लिया था हमने, ये पूरा प्लेन है सरफेस। जरूरी नहीं है कि सरफेस हमारा प्लेन हो और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो ई है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, और जो प्लेन है वो भी कैसा ना हो, जो हमारा सरफेस जो है वो प्लेन ना हो, रे कैसा हो, हमारा नॉट प्लेन हो, हमारा सरफेस भी नॉन प्लेनर हो। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो हमारे पास यहां एक चार्ज है, चार्ज से फील्ड बनेगा और यहां एक ऐसा सरफेस है। अब देखिए इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बता, इसको कितना वो फील हो रहा, फिर ये हमारा फ्लक्स फील हो रहा, इस सरफेस का हमने फ्लक्स निकालना है। अब क्या यही फॉर्मूला हमारे पास रहेगा? अभी देखिए इस के हर पॉइंट पर जो E इज नॉट यूनिफॉर्म, E इज नॉन यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? ऐसी सिचुएशन में हम इसके पूरे सरफेस के छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे इसको। यहां हमने अब ये देखिए ई की डायरेक्शन इसमें ऐसे है आउटवर्ड, बहुत सारी ई है। हमने यहां दिया एक एरिया एलिमेंट लिया है जिसका नाम है ds, ds1 मैंने मान लिया उसको, ये लो। यहां एक एरिया एलिमेंट लिया है ds2, यहां एक एरिया एलिमेंट लिया है ds3, उसका एरिया एलिमेंट है जी। अच्छा ये बताइए यदि यहां हमारा ये तो हमारा ds सरफेस हुआ, इसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा? ds बन रहा, एरिया वेक्टर ये हो रहा है हमारा एरिया वेक्टर da, एरिया वेक्टर da1 लो, ये हमारा थीटा है। यहां नॉर्मली लिया है तो ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, इट मीन्स हेयर हमें थीटा ऐसा नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है। यहां हो सकता है ये देखो 0 भी ना हो, ये लो थीटा2 हो, यहां थीटा2 है। और ये हमारा देखिए यहां दो चीजें हैं, ds ये एलिमेंट है जिसका एरिया ds है, और da उसका एरिया वेक्टर है नॉर्मल टू दी सरफेस, यस। सिमिलरली यहां ds3 का जो एरिया एलिमेंट है वो नॉर्मल टू दी सरफेस, ये लो थीटा3 हमारे पास है।
तो अब इसका जो फ्लक्स हो रहा पहले एलिमेंट के लिए निकालते हैं हम फाई डी फाई फॉर द फर्स्ट एलिमेंट डी फाई 1 एंड इट इज ई डॉट ए टॉस ऑफ थीटा और ये हुआ ई डी एस टॉस ऑफ थीटा 1 पहले एलिमेंट का हुआ है। एरिया कितना है इसका ds1 ही तो एरिया है। यस ऐसे सारे एलिमेंट्स का लेना है हमने। यहां भी एलिमेंट आएगा, यहां भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट्स का ले लेना है हमने। तब हमारे पास कितना आएगा। ये वो केस है जिसमें हमारा जो सरफेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है। सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और सरफेस प्लेन नहीं है, नॉन प्लेनर सरफेस है। ऐसी स्थिति में टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई इट इज द sum of the flux for the element first, for second, for third, for last and then। ये आसान है या कोई और वे होता है हमारे पास, कोई और मेथड होता है फिजिक्स में। यस इंटीग्रेटिंग फॉर द होल सरफेस। यस इंटीग्रेटिंग फॉर द होल सरफेस ई डॉट डी एस फॉर द होल सरफेस। ये हमारा फॉर्मूला लरेरा हमारे पास और इसको हमने ऐसे लिख दिया है ई डी एस टॉस थीटा, ई डी एस टॉस ऑफ थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमारा ई यूनिफॉर्म हो और जो हमारा सरफेस होता है वो ओपन तो है वो पर नॉन प्लेनर है। ओपन है पर नॉन प्लेनर है। अभी देखिए थर्ड सिचुएशन भी हमारे पास है। जब हमारे पास जो हमारा सरफेस है व्हेन वी हैव अ क्लोज्ड सरफेस, वी हैव ए क्लोज्ड सरफेस। जब हमारा सरफेस क्लोज्ड हो, चलो एक क्लोज सरफेस बनाते हैं। यस ये हुआ हमारा क्लोज सरफेस। लो जी क्या बनाया हमने, इसको मान लो ट्यूब मान लो या ट्यूबोइड मान लो, ये हमारी ट्यूब तैयार हुई। इस ट्यूब में यहां एक चार्ज रखा है, ये चार्ज हुआ, इस चार्ज की वजह से फील्ड बना है। इट मींस फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रही हैं। यदि इसमें से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो इसका फ्लक्स है, सरफेस से फ्लक्स है। अब ये देखिए इसके 6 सरफेस है। अब यदि 6 सरफेस हैं तब हर सरफेस के लिए अब मैंने क्या दिया, इस सरफेस को मान लिया, यहां वाले को माना S1, ये सरफेस S1 है और इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। ये सरफेस S2 है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। ये हमारा इसका इधर आएगा, इससे पीछे वाला है वो उधर जाएगा, जो नीचे वाला है इसका एरिया वेक्टर नीचे जाएगा। याद कीजिए मैंने बोला था कि यदि हमारे पास क्लोज सरफेस होते हैं, ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर इनवर्ड भी लिया जा सकता है, आउटवर्ड भी। ये हमारा सरफेस है, एरिया वेक्टर बताइए, नॉर्मल हो रहा वो इनवर्ड भी आ जाएगा, आउटवर्ड भी आ जाएगा। पर क्लोज सरफेस में हमारा जो एरिया वेक्टर हो रहा वो हमेशा आउटवर्ड हो रहा। तो हमने पहले 8 सरफेस के लिए इसका फ्लक्स निकाल लेना है। और फॉर ए क्लोज्ड सरफेस डी फाई फॉर दी फर्स्ट, फाई फॉर द फर्स्ट सरफेस, और ये आ रहा है हमारे पास ई डॉट S1, ई डॉट S1, और ये आ रहा है ई एस टॉस ऑफ थीटा, ई एस टॉस ऑफ थीटा। अब या फिर ऐसा मान लें हम कि हमारा जो इस पे भी हमने सरफेस के ऊपर नहीं ऐसे ही ठीक है, और इसको हम ds भी मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको कि ई डी एस क्रॉस थीटा। सिमिलरली उसी तरह है कि हमारा जो पहले 8 सरफेस का हमारे पास हो रहा ई डी एस क्रॉस थीटा, और प्लेन सरफेस है ई एस क्रॉस थीटा भी चल जाएगा। इसको हमने मान लिया ई डी एस क्रॉस थीटा, ये हमारा पहले सरफेस उसका आ गया। और टोटल कितना बनेगा, फिर टोटल बनेगा हमारा टोटल फाई इज दी फ्लक्स फॉर द फर्स्ट सरफेस प्लस डिवाइड फ्लक्स फॉर द सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स फॉर द थर्ड सरफेस प्लस फोर्थ प्लस 5 प्लस 6, ऐसे निकालना पड़ेगा। यदि इससे अच्छा है हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन को हमने यहाँ एक निशान लगा दिया है, और इस निशान का मतलब है कि ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रल है, कि जितने इसके सरफेस हैं वो सारे हमने कैसे कर लिए हैं,
वो हमने इसमें ऐड कर लिया और यहाँ हमारे पास आ जाता है ई डॉट डी एस या ई डी एस क्रॉस थीटा, ई डी एस क्रॉस थीटा। तो अब हमारे पास, और दैट इज इक्वल टू फाइव, yes, the total electric flux for the closed surface calculated by the closed integral। ये जो निशान है, ये जो निशान होता है इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटीग्रल। इस निशान को हम क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं। तो हमने अब देखा कि फ्लक्स क्या होता है, हमारे पास फ्लक्स होता है ई ए क्रॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। और अब हमने उसको देखा कि प्लेन सरफेस के लिए हमारे पास ई डॉट ई ए क्रॉस थीटा आ जाता है, और यदि हमारा सरफेस जो होता है वो प्लेन ना हो इट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना हो, देन इस सिचुएशन में हम एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वो फिर अपना फ्लक्स निकालते हैं और ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं इस सरफेस का निकालने के लिए। तो और ये काम हमारा आसान रहता है बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और हम किसी भी उसका टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं वो पूरे के पूरे सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकाल देते हैं और पूरे सरफेस के लिए हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। और यही फ्लक्स यदि हमें किसी क्लोज सरफेस का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सभी सरफेस का जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है उसको जोड़ दिया जाता है, और इट इज़ ईजी बाय डूइंग द क्लोज इंटीग्रल फॉर द होल सरफेस। एंड एट लास्ट आज जो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, थैंक यू।